गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर श्रीराम कारगावकर आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर टॉपिक वाइज मैं आप यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा कंडेंसेशन एंड ग्राफिकल मेथड्स। तो ये जो टॉपिक्स है एमसीक्यूज़ है वो मल्टीपर्पज़ है और ये एफ वाई बी एस सी कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर तथा एफ वाई बी कॉम, एफ वाई बी बी एफ वाई बी बी ए सी ए और एफ वाई यानी कि जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये उपयोगी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन, थोड़ा मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमबीए मार्केटिंग, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और आज तक अनेक अवार्ड से मुझे ऑनर मिला हुआ है। आइडियल टीचर अवार्ड मायर्स एमआईटी पुणे की तरफ से 2021 में टीचर्स डे के दिन मिला था। बेस्ट स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफिसर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2019 में मिला था। बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे 3 बार मिला है अपने कॉलेज एमआईटी एसीएससी आलंदी की तरफ से 2017-18, 18-19, 19-20 में। और मेरिटोरियस टीचर अवार्ड भी एक नामांकित संस्था की तरफ से मिला हुआ है। मेरा जो चैनल है श्रीराम करगावकर नाम से, वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स से संबंधित तथा सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट वहाँ पे किया जाता है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक इनविटेशन है कि आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टैट्स के अपडेट्स के लिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इंक्लूडिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, डेटा करने से ग्राफिकल मेथड्स। तो इसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किया गया है, शुरुआत किया गया है, जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, उसके बाद डेटा कलेक्शन के मेथड्स, ओके, कंसेप्ट रिगार्डिंग द डेटा, फिर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ग्राफिकल मेथड जिसमें हिस्टोग्राम, ऑगिव कर्व्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व इत्यादि हमने कवर किया है। तो ये पहला यूनिट है। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो हायर लेवल पे रहेगा, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, देन स्क्यूनेस, कर्टोसिस। तो स्टैट के जो भी टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स पे यहाँ पे वन बाय वन ही करेंगे। तो ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली एफ वाई बी एस सी कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा यानी कि इनको तो उपयोगी होगा ही, उसके साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे ये अ, इस एमसीक्यू का फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो चले आइए हम अभी इसको शुरुआत करते हैं और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ। सो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है, स्टैटिस्टिक्स चार क्रियाएं परफॉर्म करता है। एक तो डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन। तो आपका जो सही आंसर होगा ये ऑल द अबव होगा। ओके, तो आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन ई। चलो हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। स्टैटिस्टिक्स मे बी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ काउंटिंग, ऐसा दिस डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन बाय। दोस्तों आपको जब भी स्टैटिस्टिक्स के बेसिक सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पे आपको फेमस स्टैटिस्टिशियन के जो डेफिनेशंस है, उनके कोट्स है, वो आपको याद रखना है कि उन्होंने स्टैट्स को कैसे डिफाइन किया था।
ओके, तो यहाँ पे जो अगले 3-4 क्वेश्चंस है वो उन्हीं कोर्स में से है। तो जनरली ये चीज़ें इग्नोर होती है, तो हमने खास करके मैंने इसमें ये इंक्लूड किया है ताकि आपको फेमस स्टैटिस्टिशियन के जो कोर्स है वो मालूम हो सके। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ काउंटिंग, ये कहा था बॉलिन। तो सही जवाब है आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये है, द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल इन द स्टेट, especially those facts which can be stated in numbers or in tables of numbers or in any tabular or classified arrangement. This definition of statistics was given by, तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है वो वेबस्टर ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही शुरुआती डेफिनेशन थी जब स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के काल में सिर्फ अपने राज्य में कितने पशु है, अपने राज्य में कितना यानी कि खाद्य सामग्री है, कितने मजदूर है, या फिर जो भी स्टेट से रिलेटेड जानकारी थी उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा किया करते थे। तो उससे उस ईरा के दौरान ये डेफिनेशन सामने आई थी वेबस्टर में। उसके बाद काफ़ी एडवांसमेंट हुआ और धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और फाइनल डेफिनेशन हम जो होता है वो कलेक्शन, क्लासिक, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये डेफिनेशन उसमें से इवॉल्व हुआ है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। और चलो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन qualitative data affected to a marked extent by a multiplicity of causes. This definition of statistics was given by, तो सही आंसर है यूल एंड कैंडल। आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, यूल एंड कैंडल ने ये डेफिनेशन कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, statistics may be defined as the science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. This definition of statistics was given by, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों को मेरे बताना है कि ये जो डेफिनेशन है ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये परफेक्ट डेफिनेशन है, दिस इज़ द रिसेंट डेफिनेशन। ओके, तो आपको कभी भी अगर आप डिफाइन करोगे स्टैटिस्टिक्स को तो फाइनल जो डेफिनेशन होगा जो अभी कंटिन्यू है वो है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन दिया था क्रॉक्सटन एंड काउडन ने। तो रिसेंट डेफिनेशन, आइए अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6, द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज किन फील्ड्स में इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसा कोई ब्रांच नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ना होता हो। जहाँ पे भी डेटा एग्जिस्ट होगा वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ज़रूर आएगा। तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में यूज़ है, प्लानिंग, इंडस्ट्री एंड रिसर्च में भी यूज़ है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और एजुकेशन में भी इसका ज़रूरी है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में भी है, और भी कई फील्ड है जैसे कि साइकोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ई, ऑल द अबाउ। ओके, तो आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जवाब क्या देना है, ऑल द अबाउ। ओके, तो हर ब्रांच के लिए स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेटा एनालिसिस होता है। ओके, रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिफाइन करने के लिए, बिजनेस में स्ट्रैटेजीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, सेल्स एंड प्राइस एस्टिमेट करने के लिए, मैनेजमेंट में मैनेजरल स्किल्स, मार्केट रिसर्च, ये सब चीज़ों में होता है, प्लानिंग, इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल्स, रिसर्च में डेटा एनालिसिस, जब भी आप रिसर्च फाइनल स्टेज में होता है
तो डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स से ही इसका डेटा एनालिसिस हो सकता है। कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, पैटर्न रिकॉग्निशन और ऐसे कई सारे कंसेप्ट है जो जिसमें स्टैट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स में भी एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये जो मैथ्स और स्टैट का कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथ्स से इवॉल्व हुआ है। एजुकेशन में, सोशल रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है। मेडिकल साइंस में एक अलग ही फील्ड है स्टैटिस्टिक्स की, जिसे हम कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द बायो स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे हर फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ऑल द अबव ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं हम। जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होती है मैं आपको उसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी देता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, ऑप्शन है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होना चाहिए? क्वांटिटेटिव डेटा। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा, ओके। क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल्स या नंबर्स में रहा तो ही हम स्टैटिस्टिक्स को ये कर सकते हैं, यानी कि स्टडी डील कर सकते हैं। बहुत से केसेस में डेटा क्वालिटेटिव होता है, ओके, क्वांटिटेटिव नहीं होता। उस वक्त हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिंगिंग का कंपटीशन देखते हो, किस सारे गमा पर, इंडियन आइडल, सिंगिंग कंपटीशन लेते हो। सिंगिंग कंपटीशन में क्या होता है? जजेस होते हैं, ओके, जजेस होता है, जज ए, बी और सी। तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को कुछ मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10, कि 9 आउट ऑफ 10, देन 9 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 10। तो उसके बाद सभी कॉन्टेस्टेंट को मार्क्स दिया जाता है। उसी के बाद उसका डिसाइड होता है कि हु वन द कंपटीशन और हु वन द व्हाट दैट राउंड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी के बेसिस पे जजमेंट नहीं हो सकता है। जजमेंट जो होता है क्वांटिटी के बेसिस पे होता है। जब जजेस मार्क्स देते हैं तभी वहाँ पे सिलेक्शन करना पॉसिबल होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑगिव कर्व्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ऑगिव कर्व्स जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स भी कहते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, ओके। ऑगिव कर्व्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, द करेक्ट आंसर इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ऑगिव कर्व का जो है उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज। कई सवाल ऐसे जो आपको पलट पलट के पूछ सकते हैं, तो आपको काफ़ी क्लियर होना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑगिव कर्व्स, क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का एक यूज़ है कि ये जो है ये लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है और ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये लेस देन और ये जो है मोर देन। जब ये दोनों एक साथ ये होते हैं, इंटरेक्ट यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट पे अगर आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा मीडियन वैल्यू। तो cumulative frequency curve can be used to determine the value of, correct option है median, okay, so note down that, जहाँ पे दोनों cumulative frequency curve यानी कि लेस देन ऑगिव कर्व्स भी कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन दोनों का यूज जो है मीडियन डिसाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is not the graphical representation of data? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आप अगर देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इनमें से कौन सा, दोस्तों क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिए।
क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्योंकि सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग देते हो तभी आपको क्लियरली समझ में आ सकता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ रहा है बहुत अच्छा है, बट आई विल सजेस्ट कि आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन को रीड किया करो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफिकल रिव्यू, तो ऑप्शन है सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम, नन ऑफ दिस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब सवाल देखो, पिछला वाला क्वेश्चन नॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पे सवाल क्या है, विच इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन को पलट के आपको पूछा जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी ठीक से ना पढ़ने के कारण हम गवा सकते हैं मार्क्स, तो ऐसा नहीं होने देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो इनमें से देखो पाई डायग्राम, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, ये दोनों ही क्या है, डायग्राम्स है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी अगेन। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच an observation equal to upper limit of the class is included in the same class is known as। तो क्लासिफिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव मेथड और दूसरा है एक्सक्लूसिव मेथड। तो इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि इसमें डिसकंटिन्यूटी होती है। ओके, फॉर एग्जांपल ये वाला आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये इंक्लूसिव के लिए। और एक्सक्लूसिव का एग्जांपल क्या होता है, इसमें कंटिन्यूटी होती है 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। तो देखो यहाँ पे इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है, इक्वल टू अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, यानी ये डेटा है आपका, ये डेटा के अंदर में अब ये अपर लिमिट है 9, 14 एंड 19, तो इसमें अगर आपको 9 आएगा तो आप यहीं पे इंक्लूड करोगे, 14 आएगा तो यहीं पे इंक्लूड करोगे, सेम 19, यानी कि अपर लिमिट जितनी वैल्यू आता है यहीं पे इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अभी प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट यानी कि 5 to 10 10, और नेक्स्ट उसका नेक्स्ट क्लास क्या है 10 to 15, तो इसका लोअर लिमिट, तो ये देखो यहाँ 10 यहाँ पे भी आएगा, 10 यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि वैल्यू इक्वल टू अपर लिमिट अगर आता है तो 10, जैसे कि तो 10 अगर कहीं आएगा डेटा में, तो 10 को हम, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, फर्स्ट एंड नेक्स्ट क्लास, तो हम फर्स्ट क्लास में नहीं डालेंगे, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे वहाँ से और इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 10 को हम 5 to 10 में नहीं रखेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, इसलिए एक्सक्लूसिव नाम है, और 10 to 15 में इसको डालेंगे, यानी कि इसका जो पहला क्लास कौन सा है 5 to 10, पर वहाँ पे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए ये। ओके, तो ये डिफरेंस है। तो इस सवाल का जवाब जो है ये आएगा इंक्लूसिव मेथड, क्योंकि अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं। एन ऑब्जर्वेशन इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास इज नोन एज इंक्लूसिव मेथड। ये डिफरेंस आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, the method of classification in which an observation equal to upper limit of the class is not included, reading the question properly, not included in the same class is known as। just अभी अभी हमने देखा है कि अगर अपर लिमिट इंक्लूड होता है वो इंक्लूसिव क्लास कहलाएगा, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है हम उसे एक्सक्लूसिव मेथड कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ये, सो आपका करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। graphical method which is based on frequency distribution is R। ओके, तो नीचे दिए गए कौन से मेथड जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इट कैन बी डिस्क्रीट और इट कैन बी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन से ऐसे मेथड्स है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है, तो इसका सही जवाब आएगा हिस्टोग्राम भी आता है। ओके, हिस्टोग्राम भी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है, ऑगिव कर्व भी है। तो अब ए बी सी तीनों भी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। तो ऑप्शन को भी आपको कंप्लीटली रीड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक ही ऑप्शन देखा और इसको ही अगर आपने मार्क किया ए, अगर बाकी के ऑप्शन आपने नहीं देखे तो आपको गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हो कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है ना। तो सभी के लिए फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि डी ऑप्शन आएगा। ओके, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द ग्राफिकल मेथड विच इज नॉट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ग्राफिकल भी है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड ऐसे कौन से ग्राफ्स है, हिस्टोग्राम है। जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, हिस्टोग्राम है, उसके बाद ऑगिव कर्व है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी है। ओके, तो ये सारे ग्राफिकल है। बट एक और ग्राफ है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, और वो है स्टेम एंड लीफ चार्ट। ओके, तो स्टेम एंड लीफ चार्ट क्या होता है, स्टेम एंड लीफ चार्ट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेम, ओके, पहला पार्ट होता है स्टेम और दूसरा पार्ट होता है लीफ। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल ये अपना डेटा है, ओके, तो मान लो कि इसमें ऑब्जर्वेशन आ गया 13, तो इसका जो लीडिंग डिजिट रहेगा, हाईएस्ट प्लेस पे जो रहेगा, यानी कि यहाँ पे 10 प्लेस है, तो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा, हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा वो जो है वो स्टेम कहलाएगा। ओके, तो 13 में 1 जो है वो स्टेम कहलाएगा और जो 3 है वो क्या है, लीफ कहलाएगा। कोई अगर नंबर सिंगल डिजिट आता है, फॉर एग्जांपल 7, तो हमको पता है 7 को हम 07 भी लिख सकते हैं, तो इसका स्टेम हो गया है 0 और ये हो गया है 7। ओके, अगर कोई नंबर डेसिमल में होता है 11.2, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे और पॉइंट के साथ यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे, तो स्टेम हो गया 11 और 2। तो आई होप कि आपको करेक्ट आंसर मिल गया है कि ग्राफिकल मेथड विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर मीन्स स्टेम एंड लीफ चार्ट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, in a histogram with equal class width, the height of each rectangle is proportional to its। हिस्टोग्राम में दो केसेस होते हैं, इक्वल क्लास विड्थ और अनइक्वल क्लास विड्थ। अगर इक्वल क्लास विड्थ हो, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना, तो इसे हम इक्वल विड्थ कहते हैं, जब वो 5, 15 एंड 6 है, तो ये भी कंटिन्यूस है। और दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, 0 to 5, 5 to 15, देन 15 to 20 एंड 20 to 35। ये भी एक एग्जांपल है, इसमें भी कंटिन्यूटी है, 5 to 10 कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, बट यहाँ पे अनइक्वल विड्थ है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल विड्थ है। तो जब भी इक्वल विड्थ के हिस्टोग्राम इक्वल विड्थ के साथ कंस्ट्रक्ट होता है, तो इसमें हाइट जो है, हिस्टोग्राम जो है वो उसमें हाइट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि हिस्टोग्राम के अंदर में जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, वो रेक्टेंगल की हाइट कितना रहेगी, जितनी वो क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, तो 0 to 10 की हाइट कितनी निकालनी है, 5, 10 to 20 की कितनी निकालनी है, 15। ओके, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन अ हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास विड्थ। अनइक्वल क्लास विड्थ है, तो हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, is proportional to its frequency density। ओके, क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, और क्लास विड्थ क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इनका डिफरेंस होता है। ठीक है,
लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की विड्थ यानी कि उसका इंटरवल होता है, जैसे कि 10 to 20, ये क्लास का विड्थ कितना है 20 माइनस 10 यानी कि 10। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये क्लास विड्थ हो गया। क्लास मार्क क्या हो गया? क्लास मार्क की अगर बात करूँ तो क्लास मार्क कैसे मिलेगा? मिड पॉइंट यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 10 to 20 का विड्थ क्लास विड्थ क्या है, क्लास मार्क क्या आएगा 15, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया? ओके, तो अब हम बताएंगे हिस्टोग्राम। जैसे जैसे कोई कंसेप्ट, नया कंसेप्ट आएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो जब आप ये एमसीक्यू को पढ़ाई करोगे तो आपकी पूरी यूनिट की प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ और आगे भी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो एमसीक्यूज़ है, 60 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है ये यूनिट के हिसाब से। इसको अगर आप बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है यूनिट 1 जो है डेटा कंडेंसेशन एंड ग्राफिकल मेथड्स, इसकी आपकी पूरी टोटल प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, ग्राफ के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी रहेगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी थेरेटिकली यू विल बी कंप्लीट। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है अगर इक्वल क्लास विड्थ हो तो ठीक है, अगर अनइक्वल क्लास विड्थ है तो हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लेते हैं, बट यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी न लेते हुए हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेते हैं, और पर्टिकुलर क्लास की जैसी हाइट रहेगी, जैसे विड्थ रहेगी, वैसे ही उसका ग्राफ मिलेगा। किसी की हाइट कम है, किसी का हाइट ज़्यादा है। आपने देखा होगा इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे एक लिखा था, ये वाला क्वेश्चन। तो इसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जो ज़रूर नहीं है उसको हम इरेज कर देते हैं। ये इक्वल विड्थ का है, आपको सारे रेक्टेंगल जो है वो यूनिफॉर्म नज़र आएंगे। ठीक है, बट अगर अनइक्वल है तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये बार है, अब मैं वो कैलकुलेशन अभी इस वक्त राइट टाइम नहीं है हम ये एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको आइडिया देना चाहता हूँ। अब 0 to 5 का विड्थ कितना है 5, तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक रेक्टेंगल का विड्थ अलग अलग आएगा जैसा उनका क्लास विड्थ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जो है 5 to 15 तो इसका ज़्यादा आएगा। ओके, इसका ज़्यादा आएगा। फिर 15 to 20, 15 to 20 यानी कि इतना ही आएगा। नेक्स्ट 20 to 35। ओके, मान लो कि, तो आप देख रहे हो कि हर एक रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल्स है, हर एक रेक्टेंगल का विड्थ कैसा है, अलग अलग है, क्योंकि क्लास विड्थ अलग अलग है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे? इन द हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास विड्थ द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू frequency density. The correct option is B. Next question, question number 19. Less than cumulative frequency is plotted against. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि लेस देन ऑगिव कर्व भी कहते हैं हम इसे। हम इसके लिए हमेशा अपर लिमिट लेते हैं एक्स एक्सिस पे, या फिर अगर कंटिन्यूस नहीं है, अगर क्लास बाउंड्रीज है तो अपर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और यहाँ पे एलसीएफ की वैल्यूज लेते हैं। द करेक्ट आंसर अमॉन्ग ऑल दिस, अपर लिमिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अपर लिमिट, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि लेस देन ऑगिव के लिए हमेशा आप जो है अपर लिमिट लेते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट, इसके ही अपोजिट मोर देन में हम क्या लेते हैं? लोअर लिमिट लेते हैं, हमेशा लोअर लिमिट लेते हैं। ये मोर देन है और इसमें हम लोअर लिमिट या फिर लोअर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, और यहाँ पे एन
सी एफ होता है मोर देन क्यूमुलेटिव, तो हमेशा ये प्लॉट किया जाता है लोअर लिमिट्स के अगेंस्ट में। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बोथ द ऑग्यू कर्व्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने डिस्क्रिप्शन इसके पहले वाले, इसके शुरुआती इसमें हमने देखा था कि ऑग्यू कर्व्स लेस देन और मोर देन दोनों तरफ होता है। तो बोथ ऑग्यूज, दोनों ऑग्यूज जो है जब मिलते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमको मीडियन मिलता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो है एम सी एफ कर्व है मोर देन ऑग्यू, ये मोर देन ऑग्यू है, और ये जो है लेस देन ऑग्यू है, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे मीट होते हैं वो पॉइंट से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू को कहते हैं हम मीडियन। ये क्या है? मीडियन, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। मोर देन भी है, लेस देन भी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली n/2 आता है, ठीक है। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हम एक्स वाई लिखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है? मीडियन, क्योंकि ये जब दोनों कर्व एक साथ मिलते हैं, ये पॉइंट से हमको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो पहले हमको मीडियन मिलता है एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है? n/2। तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए? मीडियन n/2। ओके, बाकी के ऑप्शन देखिए। मोड के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, ऑग्यू कर्व्स नहीं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीडियन कॉमा n/2। n/2, n का मतलब क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, n/2 यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ। मान लो कि 100 टोटल फ्रीक्वेंसी है तो n/2 क्या होगा? 50। क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसके आधा उनसे आधे कितने हुए? 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं, कौन से? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो इसी बेसिस पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हो सकते हैं। तो ऑप्शन है डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, क्वालिटेटिव। तो हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, बोथ ए एंड बी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डिस्क्रीट, यानी कि डिस्क्रीट भी हो सकता है वो, और कंटिन्यूस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, यूजिंग हिस्टोग्राम वी कैन कंस्ट्रक्ट और डिटरमिन। अभी अभी मैंने कहा था हिस्टोग्राम किस ग्राफ के लिए यूज होता है? हाँ सॉरी, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ। हिस्टोग्राम कौन सी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है? तो मोड के लिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है अमॉन्ग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, मोड, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके, क्लास मार्क, इसका पहले मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल 34.5 टू 45.5 इज। तो आपको क्या करना है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट का मतलब क्लास मार्क, ठीक है। तो इसमें देखिए लोअर लिमिट क्या है? ये। अपर लिमिट ये है। ओके, तो 34.5 प्लस, ओके, 45.5 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 80 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 40। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी, 40, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं
25th question. Question number 25. The variable taking particular or isolated values is called as. ओके वेरिएबल जस्ट कुछ देर 2 क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। ओके तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो सिंगल वैल्यूज कंसिडर करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, ओके एक्स। तो सपोज देर आर 50 स्टूडेंट्स, तो आइदर देर आर 50 स्टूडेंट्स और 49 स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं कहते कि 49.5 स्टूडेंट प्रेजेंट, आइदर इट इज 49 और 50। तो इसका मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स क्या होता है, टेकिंग पर्टिकुलर और आइसोलेटेड वैल्यू। ओके तो ये कर सकते हैं, या फिर आप अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। ओके किसी के यहाँ पे बच्चा नहीं हो, फैमिली में बच्चे नहीं हो, तो 0 एक्स इज इक्वल, अपना वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हो सकता है कहीं पे कोई बच्चा नहीं हो, कोई पे 1 बच्चा है, कोई पे 2 बच्चे हैं, कोई पे 3 बच्चे हैं, तो ये फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि पर्टिकुलर फैमिली में 1.5 बच्चे हैं, ऐसे नहीं कहते, है ना। आइदर देर इज नो चाइल्ड और वन चाइल्ड। ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज discrete variable. Okay 26th question. Any unprocessed data is called as, बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है। अनप्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है, जो डेटा रॉ फॉर्म में है। ओके तो आपको आंसर समझ ही गया होगा। ओके जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है। ओके जैसे कि कोई सर्वे होता है, सर्वे का जो डेटा होता है वो रॉ होता है, जब तक उसे आप उसे प्रेजेंट नहीं करते, टैबुलेशन नहीं करते, तब तक वो रॉ फॉर्म में होता है। जैसे कि सेंसस में जो डेटा कलेक्ट होता है वो भी रॉ होता है। साइंटिस्ट जो डेटा, जो ऑब्जर्वेशन नोट करता है वो भी रॉ डेटा